Hare Krishna friends, welcome to the volume 3 of Barai Overseas Export Import Q&A sessions. दोस्तों ये Q&A सेशन हम जो कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक झलक बताता है। वैसे काफी क्वेश्चंस हमको आते रहते हैं हमारे क्लाइंट की तरफ से, लेकिन यहां पर हम मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है जो रेगुलर बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स हमको पूछते रहते हैं, वो यहां पर हमने उसके ऊपर प्रकाश डालने का कोशिश किया हुआ है। तो आपने पार्ट 1 और 2 उम्मीद है देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वॉल्यूम 3, राइट। Q&A सेशन पे तो यहां पर हम पहला प्रश्न लेते हैं, व्हाट आर द फ्री वेज टू वेरीफाई बायर। बायर्स को वेरीफाई करने का मुफ्त फ्री तरीका क्या क्या है। वैसे दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका पेड वे होता है, जहां पर आप कुछ पैसे देके बायर का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे डीएनबी क्रेडिट रिपोर्ट की ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। यहां पर फ्री तरीके के बात आता है तो सबसे पहला तरीका होता है एम्बेसी। ठीक है, तो जिस बायर से आप डील करने वाले हो वो जिस कंट्री का है उस कंट्री की एम्बेसी को मेल आप लिख सकते हो कि मैं ये बायर के अगेंस्ट में ट्रेड करने जाने वाला हूं ये पेमेंट टर्म्स में, और ये बायर का डिटेल्स है, तो क्या इसके अगेंस्ट में मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। तो आपको एम्बेसी रिप्लाई करती है, लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबली एम्बेसी जो है वो गारंटी नहीं लेती है। वो केवल इतना बताती है कि हाँ ये कंट्री में बायर वेरीफाइड है, और आई वेरीफाइड का मतलब क्या है कि उनका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो केवल रजिस्ट्रेशन होना ये तो किसी भी कंपनी का हो सकता है, राइट। इवन कोई कंपनी फ्रॉड भी करेगा तो उसका भी केवाईसी होगा। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन, आईसी कोड, अपना जो भी बैंक अकाउंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा वो सब ओपन करवाएगा। इसलिए ये इनफ नहीं है आमतौर पे जो हम इंडियन एम्बेसी जो फॉरेन कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है उसको मेल करके जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमको एक लेवल पे यूटिलिटी दे सकती है, लेकिन वी कैन नॉट से दैट कुड बी यूज्ड एट अ वेरी कॉन्क्रीट लेवल। इसलिए आगे हमको और भी चेक करना पड़ता है। तो फ्री वे में whois.com, जहां पर आप बायर का सर्च कर सकते हो डोमेन। ठीक है, द वेबसाइट इज who.is, dole.com ये बायर का वेबसाइट है, तो यहां पर आप सर्च कर सकते हैं। अब यहां पर जो है वो रजिस्टर्ड इन्फो, इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कब उनका डोमेन एक्सपायर हुआ है, रजिस्टर्ड ऑन कब रजिस्टर्ड हुआ है, कब अपडेट हुआ है, ये आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ये 1995 में रजिस्टर्ड ऑन हुआ है, यानी कि ये काफी पुराना डोमेन है, पुराना। तो ये काफी पुराना डोमेन है। यहां पर भी आप देखिए दोस्तों, जो रजिस्ट्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर है डोले फूड कंपनी इन। काफी सारे मैंने फ्रॉड जो वेबसाइट्स होती है, आई मीन टू से फ्रॉड बायर की जो वेबसाइट्स होती है उसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग होता है या फिर पर्सनल नेम होता है, राइट। यहाँ पर एक उनको ऑर्गेनाइजेशन व्यू नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशनल व्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन व्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, और डोमेन एज भी पुराना है, और यहाँ पर आपको और डिटेल्स मिल जाती है जो आपको यूजफुल होती है। तो आप नेक्स्ट स्टेप ये करिए कि आप डीएनबी सर्च करिए। ठीक है, डन एंड ब्रेडस्ट्रीट सर्च। तो ये एक संस्था है डीएनबी जो बायर का क्रेडिट रिपोर्ट निकालती है, और काफी पुरानी संस्था है, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले का ये संस्था है। तो यहां पर जो है आप सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने सर्च किया था डोले कंपनी का, तो यहां पर मैं डोले, राइट, सर्च करता हूं फूड, यस डोले फूड इंक, और यहां पर हमने ये सर्च किया तो जो डीएनबी में आती है तो ये इट वुड बी द पेड क्रेडिट रिपोर्ट। लेकिन यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसका एनुअल सेल्स कैसा है। यहां पर आप कॉन्टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपको की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, कि कौन लोग हैं। तो यहां पर जो है आप जब कॉल पे बात करते हो तो आप ऐसे बता सकते हो कि कैन यू हेल्प मी टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। ठीक है, किया है। ठीक है,
तो अगर आप फ्री में वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ऐसे वेज आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्योंकि एवरी टाइम आप किसी कंपनी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो पेड आप अगर हर एक का करने जाओगे तो आपका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आप पहले फ्री वेज में जाइए, फिर आप जब एकदम कॉन्क्रीट स्टेज पे हो डील तब आप जो है पेड वेज और क्रेडिट इंश्योरेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन आता है वाई CHA होल्ड्स BL। तो ये एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है कि जहां पर क्लाइंट्स के BL CHA होल्ड कर देता है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में CHA BL होल्ड नहीं करता है। आमतौर पे जो BL होल्ड करता है बिल ऑफ लेडिंग वो शिपिंग लाइन कर देती है। एक्चुअली क्या होता है, पहले बेसिक आप जानिए कि बिल ऑफ लेडिंग तब जनरेट होता है जब आपका सामान वेसल में लोड हो और ये शिपिंग लाइन जनरेट करेगा। ठीक है, अगर किसी CHA का लाइन से एफिलिएशन है तो CHA भी जनरेट कर सकता है, लेकिन ये एक लाइन की निगरानी में ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली लाइन इज, क्योंकि लाइन ही है वो बेसिकली BL जनरेटर माना जाता है। अब जो BL जनरेट होता है वो एक्सपोर्टर को दिया जाता है और एक्सपोर्टर अल्टीमेटली फाइनल बायर को जब BL देगा या उसे बैंक से रूट करवाएगा, बायर के हाथ में BL आएगा, तब बायर को प्रोडक्ट मिलेगा, पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस करवा सकता है। अब कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जहां पर एक्सपोर्टर शिपमेंट तो करता है लेकिन किसी कारणवश बायर वो रिलीज नहीं कराता है गुड्स और बायर का फिर अता पता नहीं रहता। इस केस में डैमेज बढ़ता रहता है। फॉरेन कंट्री में डैमेज इतना हाई चार्ज होता रहता है, अगर वो एक्सपोर्टर नहीं दे पाता है तो शिपिंग लाइन CHA को बताती है कि आप ये पैसा भर दीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली लाइन को पैसा भरना पड़ता है, क्योंकि पोर्ट अथॉरिटी ये चार्ज करती है, क्योंकि वहां पर इतना देर कंटेनर रुका, इतने डेज रुका, वहां पर किसी ने क्लियर नहीं कराया तो पोर्ट का कौन खर्चा देगा। ठीक है, तो अब किसी कारणवश एक्सपोर्टर अगर पैसा नहीं दे रहा है, बायर भी पैसा नहीं दे रहा है और बायर गुड्स रिलीज भी नहीं करा रहा है और जब CHA भी पैसा नहीं देता है शिपिंग लाइन को, उस केस में ऐसा होता है कि शिपिंग लाइन बुकिंग तो लेते हैं, राइट, ताकि CHA उसको सामान भेजे, लेकिन फिर शिपिंग लाइन उसके BL रोक देती है और CHA को बताती है कि अगर ये BL आपको चाहिए तो पुराने जो हमारे ड्यूज है वो आप पहले भरे और डैमेज जो है वो भरना पड़ता है। अब यहां पर CHA जो है वो हाथ ऊपर कर देता है कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं फंड्स, पुराने जो एक्सपोर्टर का इश्यू हुआ है उससे मैं क्या करूं, अब मैं भी नहीं एक्सपोर्टर से, अब मैं भी जो है एक्सपोर्टर से नहीं मांग पा रहा हूं। तो इस केस में जो नया एक्सपोर्टर ने शिपमेंट किया है वो शिपिंग लाइन में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहां पर मैं बस यही आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप काम करें एक्सपोर्ट का तो रेप्यूटेड CHA से काम करें। कोई नए नवेले या फिर जो अनऑथेंटिक CHA से अगर आप काम करेंगे, उसके पुराने ड्यूज बाकी होंगे तो शिपिंग लाइन बुकिंग तो ले लेगा, आपका कंटेनर शिप भी हो जाएगा, लेकिन आपका BL होल्ड पे रख देगा और आप पुराने लोगों को कहां ढूंढने जाओगे, ये आपका लायबिलिटी तो है ही नहीं, आपने तो अपने तरीके से अच्छा ट्रेड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इफ CHA होल्ड्स द BL। क्योंकि BL होल्ड हो गया तो बाहर को आप भेजोगे क्या, BL ही नहीं भेजोगे तो आपको पेमेंट कैसा आएगा, राइट, और प्लस आपका भी डैमेज बढ़ता रहेगा, तो ये ड्यूज भी आपके माथे आ गया। तो मेक श्योर कि, क्योंकि मेरा किताब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेड वेरी इजी, उसमें भी लिखा है CHA कैन मेक और ब्रेक यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एक्सपोर्टर कैन गेट फ्रॉम स्पाइस बोर्ड। स्पाइसेस में क्या क्या एक्सपोर्टर को बेनिफिट दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो उनको डॉक्यूमेंटेशन में सब्सिडी मिल रही है, पैकेजिंग में मिल रही है, R&D में मिल रही है, ट्रेड फेयर्स में मिल रही है, CREF जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, यानी कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको काफी लोग जो है वो स्पाइस बोर्ड का सर्टिफिकेशन भी समझते हैं। आपको spiceexchangeindia.com से बायर का डेटाबेस भी मिलता है, वर्चुअल मीट भी मिलती है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अगर अब मैं परसेंटेज की बात करूं तो तकरीबन आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें ISO है, HACCP है, कॉशर है, हलाल सर्टिफिकेट है, इसमें तकरीबन 33% तक का सब्सिडी आपको है। पैकेजिंग को अगर मैं बात करूं तो पैकेजिंग में तकरीबन 50% तक का सब्सिडी है, जहां पर खास करके बारकोड और क्यूआर कोड वाले पैकेजिंग को एम्फसाइज किया जा रहा है। R&D में 100% आपको सब्सिडी मिल रही है।
ट्रेड फेयर में आपका 50% तक का सरकार झेल लेगा, ठीक है। और आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जो है फीस, उसको रिफंड भी करने का प्रावधान है। इसके अलावा आप सैंपल्स भी बाहर को भेजते हो, उसमें भी 50% तक का सब्सिडी दिया जा रहा है। और यहां पर मैं आपको कहूंगा दोस्तों, मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, इसके रिलेटेड डिटेल में PDF फाइल है, वो पूरा का पूरा आप पढ़िएगा, ठीक है। YouTube डिस्क्रिप्शन में आपको इसका और ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगा, और उसमें भी आपको कोई डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन आ रहा है तो फर्दर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन आता है, हाउ टू इंक्रीज फोकस इन चांटिंग हरे कृष्णा। देखिए, मेरे को बहुत ये क्वेश्चंस आए हैं कि हम हरे कृष्णा महामंत्र करना चाह रहे हैं तो हम कैसे फोकस करें, क्योंकि हमारा माइंड डेविएट हो जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक बताने जाने वाला हूं, जो चैतन्य चरितमृत में डिस्क्राइब की गई है। आपको सबसे पहले ऐसा नहीं सोचना है कि हाउ आई एम गोइंग टू गेट फोकस्ड, ठीक है। आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आप माइंड से इनिशियली फोकस नहीं कर पाएंगे, वेरी डिफिकल्ट, कलयुग है। कलयुग जो है वो संकीर्तन का युग है। तो आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, आपको जोर से चैंट करना पड़ेगा, मतलब बोल के, एटलीस्ट आप इतना बोलो कि आपको कानों में सुनाई दे। तो आप इस तरीके से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चारण करके, मन में नहीं, उच्चारण आपने किया। अब जो आपने उच्चारण किया, अब आपका की फोकस कहां पर रहना चाहिए, की फोकस आपका रहना चाहिए आपके कानों में। आप सुनो, आप जो बोल रहे हो उसके लिसनिंग में आप फोकस करिए, राइट। माइंड में आपका जो आ रहा है, विचार आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब ऐसे में सोचिए कि आई नीड टू थिंक दिस, आई नीड टू थिंक दैट, नो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज होगा आपके लिए इनिशियली। तो बेटर ये होगा कि आप जोर से बोलिए, राइट, जितना हो सके उतना। और एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको वॉइस में, आपको घर में इश्यू आ रहा है, तो एटलीस्ट इतना बोलिए कि आपके अपने कानों में आप अपना आवाज खुद सुन सके। क्योंकि जो कृष्णा है, राइट, उनमें नाम में और एक्चुअल कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, अकॉर्डिंग टू अवर शास्त्र अगर आप माने। और अगर आप आगे फील भी करोगे, तो कृष्णा जब आप बोलते हो, तो कृष्णा आप जैसे बोले, वहां पर कृष्णा जी प्रकट हो गए, आपकी आपकी टंग है, वहां पर कृष्णा जी आ जाएंगे। इफ यू कैन फील, आपको वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर आपको ये एहसास होगा। तो ये कृष्णा जी आपके आगे, जो आप सुन रहे हो वो भी एक्चुअल कृष्णा जी आप सुन रहे हो, ठीक है। तो जो फिजिकल कृष्णा जी आपके सामने प्रकट है और होते हैं, ठीक है, वही आप लेवल का बेनिफिट ले सकते हो इफ यू लिसन द थिंग, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम वेरी मच एडवांस इन दो सिनारियो, लेकिन जितने भी टॉप लेवल के वैष्णव जन है, उनका यही मानना है। और ये जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट दिखेगा। बेनिफिट किस में दिखेगा, आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और मैं ये चीज पहले जानता था बहुत टाइम पहले से, लेकिन बताया नहीं, क्योंकि मैंने खुद नहीं एक्सपीरियंस किया था। जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस ना कर लूं, तब तक मैं आपको कैसे बता सकता हूं। तो मेरा जब एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो मैं चीज आपसे शेयर कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है। फर्दर, अब यहां पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भोग एंड प्रसादम। देखिए, भोग वो चीज होती है कि जो आप भगवान को ऑफर करते हो, ठीक है, वो होता है भोग। और प्रसाद वो होता है कि भगवान जब खाना खा लेते हैं, उसके बाद जब आप वो खाना लेते हो, वो खाना नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है भोग और प्रसादम में, यानी कि वही फूड है, लेकिन आप जब ऑफर करते हो भगवान को, तो उस टाइम पे वो भोग है। और जब भगवान खाना खा लेते हैं और फिर आप जब अपने आप प्राप्त करते हो, तो वो होता है प्रसाद, ठीक है। बताते हैं कि मैं तो एथीस्ट हूं, मैं किसी चीज में मानता नहीं हूं, कोई भगवान भगवान में, राइट। हम तो जो है कर्म में ही मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां के दोस्तों, आपके मानने और ना मानने से चीजें जैसी है वो बदल नहीं जाएगी, जो है वो तो है। अब अथीस का सिचुएशन क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ, जो बॉडी है उससे वो अलग हो जाता है। वैसे हर कोई अलग होता है, जैसे कोई भी लोग मरेगा तो उसका सोल अलग हो जाएगा, मतलब शरीर से निकल जाएगा जीव, और शरीर पड़ा रहेगा। तो अथीस का सिचुएशन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी बिलीव ही नहीं किया, क्योंकि हर रिलीजन में इट इज नॉट लाइक दैट कि ये जो है ये सनातन धर्म में ही है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करोगे, उसमें यही है कि सोल इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये होता है। और जब सोल बॉडी से बाहर आ जाती है, तब एथिस का सिचुएशन ये होता है कि अरे मैं मरा क्यों नहीं, मैं मरा क्यों नहीं, क्योंकि वो देखता है कि उनके सामने उसका शरीर जो मरा मरा पड़ा है, लेकिन वो खुद वहां से बाहर आ जाता है। तो उसकी सिचुएशन बहुत ही ऐसी टिपिकल हो जाती है कि अरे मैं मरा क्यों नहीं, मैं क्यों जिंदा हूं,
मैं बाहर आ गया, मैं क्यों जिंदा हूं, राइट? ये चीज हो जाती है। इसमें आगे बहुत डिटेल्स है जो श्रीमद् भागवतम में बताई गई है, लेकिन यहां तक मैं इसमें अभी इतना रखना चाहूंगा, ठीक है? फर्दर इसमें कोई आपको क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर यहां पर है, बायर इज ऑफरिंग 100% एडवांस पेमेंट इन फर्स्ट ईमेल, नाउ हाउ टू प्रोसीड। देखिए दोस्तों, बहुत सारे आपको ऐसे मेल आते होंगे या आए होंगे जहां पर बायर आपको पहले मेल में ही एडवांस पेमेंट का ऑफर कर रहा है। खास करके अफ्रीका से काफी लोगों को मेल आता है कि हम गवर्नमेंट से हैं, गवर्नमेंट टेंडर आपको दे सकते हैं, ये वो, हमारा पेमेंट टर्म 100% एडवांस है, हम ये काम करते हैं, वो इतना बड़ा क्वांटिटी बता देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो मेल आपको आया है उसमें अगर पहली बार में 100% एडवांस की जिक्र की गई है, वो 99.99% फ्रॉड है, फ्रॉड ही है। क्योंकि कोई भी जेन्युइन पार्टी आज तक हमको पहले मेल में ये नहीं बताई कि हमारा पेमेंट टर्म से एडवांस है। हमको एडवांस मिला हुआ है, काफी बच्चों को एडवांस भी मिला हुआ है, लेकिन वो पार्टीज काफी कम्युनिकेशन के बाद, काफी नेगोशिएशन के बाद 100% एडवांस पेमेंट में बात आती है। पहले ही मेल में ना जानन ना पहचान, ना कभी मिले भी नहीं, राइट? और मेल आ गया कि आपको 100% एडवांस दिया जाएगा, वो मेल को आप हटा दो, क्योंकि वो वैसे भी जीमेल से आया होगा, टेंडर की बात की गई होगी, और उसमें होता क्या है दोस्तों, आपको एडवांस पेमेंट की लालच दी जाती है। अब उसको जब कोटेशन वगैरह सारी चीजें बेचते हो तो फिर वो बताते हैं कि आपका एडवांस पेमेंट जो है हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? अब वो एडवांस पेमेंट आपको जब ट्रांसफर कर दिया उसमें फिर 2-4 दिन बाद आप बैंक में जो है घूमते रहते हो, 2-4 दिन बाद वो बताते हैं कि भैया आपका पेमेंट होल्ड हुआ है, आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, फिर ये रिलीज होगा। अब वो सर्टिफिकेशन के कॉस्ट जो है वो लाखों में आते हैं, ठीक है? वो फेक कंपनी सब बनाई होती है सर्टिफिकेशन वालों की। आप वो चीज दे देते हो, फिर वहां से कुछ एडवांस आता नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखें। कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ है, एक कॉल आ गया था इंडिया से, हालांकि वो एक्चुअल बैंकर नहीं था, राइट? उनको बताया कि हाँ मैं जो है आई एम दिस फ्रॉम सो एंड सो बैंक, आपका पैसा आया हुआ है, आप ये सर्टिफिकेट ले लो और ये रिलीज हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, ऐसे बताते हैं, राइट? और अल्टीमेटली वो पैसा जो है वो जब नंबर ट्रू कॉलर में चेक किया गया तो बैंक का था ही नहीं। जब हमने बैंक में वेरिफिकेशन किया तो बैंक का था नहीं। अच्छा हुआ कि जब आपको कॉल आता है और बताते हैं कि मैं बैंक से हूं, और वो एकदम अच्छी लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये लगता है कि नहीं ये सारा सिस्टम जेन्युइन है, लेकिन जेन्युइन नहीं होता, सारा सिस्टम फ्रॉड है। क्योंकि ऐसे जो कोई भी सर्टिफिकेशन मांगते हैं, हम सीधा फॉरवर्ड एम्बेसी को करते हैं और एम्बेसी बता देती है कि ऐसे सर्टिफिकेशन यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड है ही नहीं। इसके रिलेटेड मैंने और भी एक डिटेल केस स्टडी डाला हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट में, वेबसाइट में केस स्टडी भी आप खास चेक करिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।